मुंबई, सपनों का शहर। लेकिन जरा सोचिए, एक दौर ऐसा भी था जब इस शहर की पहचान सपनों से नहीं बल्कि खौफ से होती थी। आज हम उसी अंडरवर्ल्ड की कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने मुंबई को दशकों तक अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रखा। ये सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि ये पार, मजबूरी और बदले की एक ऐसी दास्तान है जो आज भी लोगों को सन्न कर देती है। जी हाँ, एक वक्त था जब मुंबई का नाम आते ही लोगों के जहन में फिल्मी सितारों से पहले गैंगस्टर्स के चेहरे आते थे। हर गली, हर नुक्कड़ पर किसी न किसी डॉन का राज था, उसका खौफ था। शहर की किस्मत वो लोग लिख रहे थे जो अंधेरे में रहकर हुकूमत करते थे। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, 1950 से 70 के दशक में। ये वो दौर था जब मुंबई पर 3 बादशाहों का राज था, और इन तीनों ने मिलकर शहर में एक अजीब सा लेकिन एक तरह का बैलेंस, एक संतुलन बना रखा था। ये थे वो 3 बड़े खिलाड़ी, मुंबई का ओरिजिनल पावर ट्रायंगल। एक तरफ करीम लाला, पठान गैंग का बेताज बादशाह। दूसरी तरफ हाजी मस्तान, जो एक मामूली कुली से तस्करी का किंग बना। और तीसरे वर्दाभाई मुदलियार, जिसने अवैध शराब के कारोबार पर अपना कब्जा जमाया। इन तीनों के बीच एक अनकहा समझौता था, एक रूल था, शहर को बांट लो, अपने अपने इलाके में राज करो और एक दूसरे के काम में दखल मत दो। और इसी वजह से एक शांति बनी हुई थी, भले ही वो कितनी भी नाजुक क्यों ना हो। लेकिन ये शांति और ये संतुलन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था, क्योंकि जुर्म की इस दुनिया में एक नया बेहद शातिर खिलाड़ी एंट्री ले रहा था। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा, जिसके इरादे इन तीनों बादशाहों से भी ज्यादा खतरनाक थे, और उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। साल था 1974। दाऊद ने एक ऐसी जुर्रत की जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा दिया। उसने हाजी मस्तान के गढ़ से 5 लाख रुपए लूट लिए। अब सुनिए, आज के ज़माने में ये शायद बड़ी रकम न लगे, लेकिन तब ये एक बहुत बड़ी दौलत थी। ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये पुराने बादशाहों के तख्त को एक खुली चुनौती थी। और दाऊद की असली चालाकी यहीं से शुरू होती है। हुआ ये कि उसके अपने पुलिस वाले पिता ने ही उसे पकड़ लिया। सबको लगा बस खेल खत्म, लेकिन नहीं, दाऊद ने उसी मुश्किल को एक मास्टर स्ट्रोक में बदल दिया। उसने पुलिस से एक डील कर ली, वो पठान गैंग का मुखबिर मतलब इन्फॉर्मर बनेगा। सोचिए, उसने सिस्टम का ही इस्तेमाल अपने दुश्मनों को अंदर से खत्म करने के लिए किया। तो खेल कुछ ऐसा चला, दाऊद पठान गैंग की छोटी बड़ी सारी खबरें पुलिस को देता और बदले में पुलिस उसके छोटे मोटे धंधों पर आंखें मूंद लेती। और फिर देश में लग गई इमरजेंसी, पुलिस के हाथ में आ गई बेहिसाब ताकत। इसका नतीजा, पठान गैंग बिना एक भी गोली चलाए कमजोर होता गया और दाऊद ने एक एक कर उनके सारे धंधों पर कब्जा कर लिया। यहीं से डी कंपनी का जन्म हुआ। लेकिन अंडरवर्ल्ड में कोई अपनी जमीन इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। जैसे ही इमरजेंसी हटी, पुराने डॉन वापस आए और शहर एक खूनी जंग का मैदान बन गया। ये बदले का एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसने सबको जलाकर राख कर देने की कसम खा ली थी। इस जंग की पहली चिंगारी भड़की 1981 में। करीम लाला के भतीजे समद खान ने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम को एक पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। बस उसी पल सब कुछ बदल गया। अब ये सिर्फ इलाकों की लड़ाई नहीं थी, ये एक पर्सनल जंग बन चुकी थी, भाई के खून का बदला। और फिर शुरू हुआ हत्याओं का एक ऐसा सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दाऊद ने अमीरजादा खान को मरवाकर अपने भाई का बदला लिया। जवाब में पठान गैंग ने बड़ा राजन को खत्म कर दिया। फिर दाऊद ने छोटा राजन के जरिए अपने भाई के असली कातिल समद खान को मौत के घाट उतरवाया। ये आग फैलती ही जा रही थी और अरुण गवली जैसे नए खिलाड़ी भी इस खूनी खेल का हिस्सा बनते जा रहे थे। मुंबई में पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा था। दाऊद समझ चुका था कि अब यहां रहना खतरे से खाली नहीं, तो वो भागकर दुबई चला गया। लेकिन ये किसी भगोड़े का कदम नहीं था, ये एक बिजनेसमैन का मास्टर स्ट्रोक था। दुबई में बैठकर उसने अपने लोकल गैंग को एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट में बदल दिया। तो पुराने दौर और दाऊद के दौर में फर्क क्या था? देखिए, पहले शहर बटा हुआ था, धंधे लोकल थे और खून खराबा भी कम था। लेकिन दाऊद ने सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया, मतलब सारा कंट्रोल एक हाथ में। उसने अपने नेटवर्क को ग्लोबल बनाया और बेहिसाब हिंसा के दम पर ऐसी ताकत हासिल की जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। अब दुबई में दाऊद ने शरद शेट्टी नाम के एक बड़े ऑपरेटर से हाथ मिला लिया। लेकिन यहीं एक गलती हुई। मुंबई में एक प्रॉपर्टी को लेकर शेट्टी और दाऊद के पुराने वफादार रामाभाई नाइक के बीच झगड़ा हो गया और दाऊद ने साथ दिया अपने नए पार्टनर शेट्टी का। इस धोखे की कीमत रामाभाई और बाबू रेशम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और इसी धोखे की वजह से
अरुण गवली जैसा एक नया और बेहद खतरनाक दुश्मन पैदा हो गया। और यहीं से शुरू होती है दाऊद के उस साम्राज्य के पतन की कहानी जिसे कभी कोई हरा नहीं सकता था। एक ऐसा पतन जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू हुआ। कभी सोचा है कि क्या होता है जब जुर्म पर बना एक साम्राज्य धर्म और विचारधारा की वजह से टूटने लगता है? 1993 के मुंबई बम धमाकों ने ठीक यही किया। उन्होंने डी कंपनी की नींव को हमेशा हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। इन धमाकों ने गैंग को धर्म के नाम पर तोड़ दिया। छोटा राजन, जो पहले से ही गैंग में खुद को साइडलाइन महसूस कर रहा था, उसे एक मौका मिल गया। उसने इन धमाकों को देश के खिलाफ एक हरकत बताया, डी कंपनी से नाता तोड़ा और खुद को एक देशभक्त गैंगस्टर के तौर पर रीब्रांड कर लिया। मतलब दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। तो आखिर इन सब बादशाहों का हश्र क्या हुआ? देखिए, दाऊद आज भी फरार है। छोटा राजन और अरुण गवली जेल में हैं और अमर नायक, अशोक जोशी, मान्या सुर्वे जैसे कितने ही बड़े नाम या तो गैंग वॉर में मारे गए या फिर पुलिस एनकाउंटर में। जो कभी मुंबई पर हुकूमत करते थे वो आज या तो सलाखों के पीछे हैं या जमीन के नीचे। जिस अंडरवर्ल्ड ने दशकों तक मुंबई को अपने खौफ में जकड़े रखा, वो आखिर में धोखे और बदले की कभी न खत्म होने वाली आग में खुद ही जलकर राख हो गया। एक ऐसा साम्राज्य था जो अपनी ही लगाई आग में भस्म हो गया। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या अंडरवर्ल्ड सच में खत्म हो गया है या उसने बस अपना चेहरा, अपना तरीका बदल लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी मुंबई की गलियों में कहीं ना कहीं गूंजता जरूर है।